हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दिए थे और पहला हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में एलजी फॉल्ट देखा था। तो आज हम लोग एलएलजी फॉल्ट और डबल एल फॉल्ट जो कि इसमें ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं होता है वो देखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने साथ, अगर आप लोग नोट्स, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप अपने साथ एक कॉपी ज़रूर रखें, इससे कि आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल रही हैं डेरिवेशंस के थ्रू या कोई लास्ट एंड पॉइंट निकल रहा है तो उसको आप लोग नोट कर सकें। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे एलजी फॉल्ट। उसमें क्या चीज़ हम लोग पहले देखी थी कि एक सीक्वेंस का अगर किसी एक फेज़ में फॉल्ट हो रहा है, वो फॉल्ट जो कि सिमेट्रिकल नहीं है सभी फेजेस में, ऐसे एक फेज़ में फॉल्ट हुआ उसका इफेक्ट दूसरे फेज़ में नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उसको तीन अलग अलग पार्ट्स में, तीन सिमेट्रिकल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक। और फिर उस सिमेट्रिकल पार्ट्स की स्टडी करते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस एक आता है, एक नेगेटिव सीक्वेंस और एक ज़ीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस का हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम कैसे बनता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि नेगेटिव सीक्वेंस का डायग्राम कैसे बनता है, और लास्ट में देखा था कि ज़ीरो सीक्वेंस का डायग्राम कैसे बनता है। तो उससे कंक्लूड हम लोगों ने ये किया था कि एलजी फॉल्ट अगर हो रहा है, अगर एलजी फॉल्ट हो रहा है तो सारे सीक्वेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड रहेंगे। उनका जो फॉल्ट करंट का फॉर्मूला होगा वो उस सीक्वेंस के करंट का 3 टाइम्स होगा। ठीक। पहली चीज़ कि सारे सीक्वेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड रहेंगे और जो फॉल्ट करंट होगी वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सभी सीक्वेंस का, उसका 3 टाइम्स होगा। तो आज हम लोग सेकेंड फॉल्ट देखने वाले हैं, डबल एलजी फॉल्ट। तो लास्ट में मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ कैसे इसका डायग्राम बनेगा। तो ये ए फेज़ है, ये बी फेज़ है, ये सी फेज़ है। ये बी का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये ए का, ये सी का। अब डबल एलजी फॉल्ट मतलब दो लाइनें हैं वो साथ में अटैच हुई और साथ में ग्राउंड हो गई। ठीक। तो ये हो गया एल एल जी। ठीक। तो डबल एलजी फॉल्ट ये हो गया। यहाँ पे मान लो न्यूट्रल है, ये फॉल्ट इम्पिडेंस, इसको हम लोग ZN बोल रहे हैं। ये न्यूट्रल भी ग्राउंड हो गया और ये एक तरह से क्लोज्ड सर्किट बन गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो IB प्लस IC, ये दोनों करंट का समेशन जाएगा कहाँ, यहाँ IN। इसको IN क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हैं। जैसे ग्राउंड चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, आपस में वो दोनों जीरो पोटेंशियल पे है। ठीक। तो ये करंट हो गई फॉल्ट करंट, ये करंट हो गई फॉल्ट करंट। तो यही फॉल्ट करंट यहाँ भी फ्लो होगी, ये करंट हो गई फॉल्ट करंट। ठीक। अब लास्ट केस में और इस केस में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, एलजी फॉल्ट में क्या हो रहा था कि यहाँ दोनों की करंट ज़ीरो थी, ये दोनों ओपन सर्किट थे, इन दोनों की करंट ज़ीरो थी। यहाँ पे इन दोनों का क्या है, इन दोनों का वोल्टेज ज़ीरो है, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ज़ीरो हो गया। और इसका अगर देखा जाए तो इसमें करंट थी लास्ट टाइम एलजी फॉल्ट में, इसमें फेज़ करंट फ्लो हो रही थी। इस बार क्या होगा कि इसमें वोल्टेज रहेगा, मतलब करंट चेंज हो गया वोल्टेज में। जो जो चीज़ें करंट के साथ हो रही थी वो इस बार वोल्टेज के साथ होंगी। इसमें वोल्टेज होगा, इसमें वोल्टेज ज़ीरो होगा। लास्ट केस में क्या था, यहाँ पे करंट ज़ीरो थी लेकिन यहाँ पे वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो था। ठीक। तो ये सब चीज़ें हम लोग एलजी में देख रहे थे और उसी को हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं डबल एलजी में। तो इसमें एक चीज़ अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ कि ठीक है, मतलब कोई फॉल्ट हुआ तो उसमें जो अगर ग्राउंड वाला पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब ग्राउंड है, तो उसका फॉल्ट करंट तो हम ये कह सकते हैं कि फॉल्ट करंट जो भी होगा, IF जो भी होगा वो होगा 3 × IA0 या B0 या IC0, क्योंकि तीनों सेम हैं। ठीक। फॉल्ट करंट तो इतना ही होगा। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है और उसमें ग्राउंड इन्वॉल्व है
तो फॉल्ट करंट होगी कितनी, 3 इंटू IA0। अब देख लेते हैं कि मेन अपना फोकस क्या है कि सीक्वेंसेस जैसे लास्ट टाइम सीरीज में कनेक्टेड थे, इस बार देखते हैं कि सीक्वेंसेस कैसे कनेक्ट रहेंगे। तो उसके लिए पहले देखते हैं VR0, VR1, VR2। तो लास्ट वाले फॉल्ट में हम लोग करंट लिख रहे थे, इस बार हम लोग क्या लिख रहे हैं, वोल्टेज। 1/3 1 1 1 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा VR, सॉरी ये A होगा ना, RYB या ABC, ठीक। A0 A1 A2, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, VA VB और VC। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि B का वोल्टेज और C का वोल्टेज दोनों क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो VA0 कितना आया, VA/3। VA1 कितना आया, VA/3। VA2 कितना आया, VA/3। लास्ट केसेस में क्या आया था कि IA/3 IA/3 IA/3। लास्ट केस में LG फॉल्ट में IA/3 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, VA/3 आ रहा है। मतलब लास्ट केस में जो करंट थी फेजेस की, चाहे पॉजिटिव सीक्वेंस हो, चाहे नेगेटिव सीक्वेंस हो या जीरो सीक्वेंस हो, उन सब की करंट क्या थी, सेम थी। इस बार क्या है, उन सब का वोल्टेज सेम है। मतलब सभी जो सीक्वेंसेस होंगे वो किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में, ठीक। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या होगा, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक। तो एक सीक्वेंस, हमको सीक्वेंसेस बनाने तो आते ही हैं, बस हमको देखना क्या है कि वो सीक्वेंसेस कनेक्ट कैसे होंगे आपस में। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होता है, एक EMF होता है, एक रिएक्टेंस होता है X1। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है, केवल रिएक्टेंस होता है, ये हो गया नेगेटिव सीक्वेंस। और जीरो सीक्वेंस में एक रिएक्टेंस होगा और साथ में अगर फॉल्ट इम्पिडेंस है तो, न्यूट्रल इम्पिडेंस है तो उसका 3 टाइम्स होगा, 3 इंटू ZN। ये सभी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। मतलब ये पॉइंट का वोल्टेज, ये पॉइंट का वोल्टेज, ये पॉइंट का वोल्टेज सब क्या होगा, सेम होगा। तो इसको सबको हम लोग कॉमन से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये पूरा 1 2 और 0, ठीक। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ये X1, ये X2 और ये X0, इसमें ये करंट हो गई IA1, ये करंट हो गई IA2, ये करंट हो गई IA0, ठीक। क्योंकि हमको सभी सीक्वेंसेस पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, ठीक। तो ये अपना डायग्राम हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। इससे हमको निकालना है फॉल्ट करंट कितनी होगी। तो देखते हैं फॉल्ट करंट कितनी होगी। पहली चीज़ तो हमको ये पता है, फॉल्ट करंट 3 टाइम्स IA0 होगी, ठीक। फॉल्ट करंट 3 टाइम्स IA0 होगी। ये है, ठीक। तो पहले तो इसको सिंपल एक नेटवर्क से सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं अभी के लिए, ये जो इतना है X0 इक्विवेलेंट, ठीक। X0 इक्विवेलेंट मान लेते हैं इसको, पूरा ना करते हुए, या हम लोग हटा भी सकते हैं इस टाइम को, सिर्फ एक इसका इक्विवेलेंट पार्ट ले रहे हैं।
तो बताओ IA0 कितना, IA1 कितना होगा? IA1 होगा सॉरी EA, वोल्टेज कितना है EA, और इन सब का इक्विवेलेंट, तो ये दोनों किस में हो गया? पैरेलल में, और वो किसके साथ सीरीज हो गया? X1 के साथ में। तो X1 और इन दोनों का हो गया पैरेलल, तो X2 डॉट X0 इक्विवेलेंट X2 प्लस X0 इक्विवेलेंट। ठीक, ये हो गया IA1। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया IA1। हमको चाहिए क्या फॉल्ट करंट के लिए? IA0 चाहिए। तो IA0 क्या होगा? IA0, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। ठीक, यहाँ से IA1 फ्लो हो रही है और इसमें कितनी जाएगी? देखो इसका कन्वेंशन, क्योंकि अगर फेज ड्रॉ कर रहे हैं तो कन्वेंशन हमको ऊपर ही मानना पड़ेगा, लेकिन करंट फ्लो किधर होगी? करंट फ्लो होगी नीचे, तो इसलिए एक माइनस साइन। ठीक, और फिर दूसरा वाला, इसको IA1 लिख दो, इनटू दूसरा यहाँ का रिएक्टेंस, जस्ट करंट डिवीजन रूल, X2 अपॉन X2 प्लस X0 इक्विवेलेंट। ठीक, तो पहला हमारा प्रोसीजर क्या रहा कि पहले हमने IA1 निकाली, मतलब टोटल जो यहाँ से करंट निकल रही है वो निकाली। फिर दोबारा क्या हमने किया? हमने यहाँ की करंट निकाली, और फिर इसको अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो फॉल्ट करंट भी आ जाएगी। तो फॉल्ट करंट कितना हो गया? -3 IA1 इंटू X2 अपॉन X2 प्लस X0 इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये हो गया अपना फॉल्ट करंट का फॉर्मूला। अब इसे फॉर्मूला ऐसा कुछ तो है नहीं, मेन हमको क्या चाहिए? मेन हमको ये डायग्राम पता ही होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमको गिवन होंगे क्वेश्चन में, बस हमको फॉल्ट करंट पूछी रहेगी। तो पहला प्रोसीजर क्या किया कि पूरा यहाँ से करंट निकाल दिए, दूसरा प्रोसीजर कि यहाँ से ये वाली करंट निकाल दिए, फिर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, फॉल्ट करंट आ गई। तो ये अपना प्रोसीजर था LLG फॉल्ट के लिए। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो फिर आप लोग हमसे कमेंट करके या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तीसरे और जो लास्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है डबल L फॉल्ट। ठीक, उसको देखते हैं। डबल L फॉल्ट, इस फॉल्ट को समझने के लिए बस इसी को समझना जरूरी है कि अगर डबल LG फॉल्ट आ गया तो इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों का भी मुझे कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बुक से खुद का एक एफर्ट लगा के इसका डेरिवेशन करें और समझें कि डेरिवेशन कैसे हुआ। अब मान लो कि डबल LG फॉल्ट हो रहा है, लेकिन ये फॉल्ट वाला इम्पिडेंस ना लगा हो। क्वेश्चन में गिवन है कि डबल LG फॉल्ट हो रहा है, लेकिन फॉल्ट इम्पिडेंस या ग्राउंडिंग इम्पिडेंस नहीं है, वो आइसोलेटेड है, उसको हटा दिया हमने। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये हट जाएगा अपने आप, ये हो जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब ग्राउंड वाला जो जीरो वाला था वो अपने आप हट गया। तो ये फॉल्ट कौन सा बन गया? ये LL फॉल्ट बन गया। ग्राउंड वाला हमने जीरो वाला पार्ट हटा दिया। ठीक, न्यूट्रल से ग्राउंड ही हटा दिया, तो ये पूरा सिर्फ इतना ही बचा सर्किट। ठीक, सिर्फ सर्किट इतना ही बचा, तो ये बन गया LL फॉल्ट। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि LLG फॉल्ट गिवन हो, लेकिन उसका फॉल्ट इम्पिडेंस हमने आइसोलेट कर दिया हो, वो उस केस में क्या बन जाएगा? डबल L फॉल्ट बन जाएगा। ठीक, वो बन जाएगा डबल L फॉल्ट। या डायरेक्टली अगर डबल L फॉल्ट पूछता है तो फिर ये भी नहीं रहेगा। अगर डबल L फॉल्ट पूछा डायरेक्ट तो ये भी नहीं रहेगा, और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक, तो इसका डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेते हैं।
डायग्राम फॉर डबल एल फॉल्ट। ये क्या हुआ, EA, ये हुआ X1। दूसरा क्या था, नेगेटिव सीक्वेंस, X2, ये हुआ IA2। ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। बस चेंज क्या है लास्ट में, लास्ट केस से और इसमें चेंज बस इतना है कि ये वाला पोर्शन जो था न्यूट्रल वाला वो अपने आप हट गया, मतलब जीरो सीक्वेंस हट गया। वो हमने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में पावर सिस्टम के कि अगर न्यूट्रल से ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है तो जीरो सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक, जीरो सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जीरो सीक्वेंस फ्लो हो रहा है तो न्यूट्रल से ग्राउंड में उस करंट को फ्लो होना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसमें करंट तो सेम ही रहेगी, करंट इसमें सेम रहेगी। तो इसमें फॉल्ट करंट जो आता है ये मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, फॉल्ट करंट आता है √3 टाइम्स IA1 का मैग्नीट्यूड। ठीक, फॉल्ट करंट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर इसको हटा देंगे तो ये -√3 टाइम्स IA1 आता है। ठीक, तो इतना ही था, मैंने बस स्किप ये वाला पोर्शन किया है। ठीक, ये सर्किट कैसे बना ये तो समझ में आ गया कि जस्ट हमने क्या किया, न्यूट्रल वाले पार्ट को हटा दिया तो ये जीरो सीक्वेंस अपने आप हट गया, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस आ गए पैरेलल में। बस ये वाला डेरिवेशन मैंने स्किप किया है और वो जानबूझ के स्किप किया है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा के बुक में एक बार देखें, बुक से चीज़ों को नोट डाउन करें तो अपनी भी एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्ट हो पाएंगे आप टॉपिक से। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोग फॉल्ट एनालिसिस, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के एनालिसिस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं उसको हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ गेट के। थैंक यू।